Welcome back, all dear student. I VP Naroda. We are going to start a new topic: dual nature of matter and radiation. So dual nature and matter of radiation स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बात करूँगा आपसे. देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें भाई, इनिशियली हम लोगों ने थॉमसन मॉडल स्टडी किया था एटम का. थॉमसन मॉडल के बारे में स्टडी किया था. सेकेंडली हम लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल के बारे में स्टडी किया. और थर्ड हम लोगों ने बोर मॉडल के बारे में स्टडी किया था. ठीक है. अब इनकी कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे बोर की कुछ लिमिटेशंस थी, उसको ओवरकम करने के लिए दो कॉन्सेप्ट आए. टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ बोर, टू रिमूव लिमिटेशन. टू कॉन्सेप्ट्स जनरेट हुए. फर्स्ट वन इज डी ब्रोगली वेवलेंथ. डी ब्रोगली वेवलेंथ में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूल नेचर. और सेकेंडली हम लोग स्टडी करेंगे हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो बेसिकली मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर कि इन दोनों जो आपके पास दोनों पॉइंट्स हैं या दोनों जो बातें हैं, उनको कंबाइंड स्टडी करना, या उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स. क्या बोलेंगे? क्वांटम मैकेनिक्स. तो इन दोनों को कंबाइंड स्टडी करना क्या नाम होगा? क्वांटम मैकेनिक्स. क्वांटम मैकेनिक्स. ठीक है. तो क्वांटम मैकेनिक्स को अगर स्टडी कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं जनरली? क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल. जैसे क्वांटम मैकेनिक्स भी बोल सकते हैं इसको, और वेव मैकेनिक्स भी बोल सकते हैं. तो ये मॉडल कौन सा जनरेट होगा? क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल. क्वांटम एंड वेव मैकेनिकल मॉडल. अब हम लोग आगे बात करेंगे कि भाई सबसे पहले भाई जो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट दिया था वो किस तरह का कॉन्सेप्ट था. उसमें हम बेसिकली स्टडी करेंगे ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन. देखिए, देखो हम लोग बात कर लेते हैं ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस के बारे में. इनिशियली अगर हम लोग बात करें तो 1905 के अंदर आइंस्टीन ने ड्यूल बिहेवियर के बारे में बताया था. लेकिन उसको एडवांस प्रूफ करने के लिए, एडवांस आइडिया देने के लिए लुइस डी ब्रोगली इन 1924 एडवांस द आइडिया लाइक फोटोन, ऑल मटेरियल जिसके बारे में इन्होंने बात की थी, चाहे माइक्रोस्कोपिक हो, चाहे मैक्रोस्कोपिक हो, चाहे बड़े पार्टिकल हो, चाहे स्मॉल पार्टिकल हो. पार्टिकल सच लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल और ए पीस ऑफ चॉक, आयरन बॉल, मैक्रो एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट ऑल्सो हैविंग ड्यूल करेक्टर. उन्होंने बताया था कि भाई जो किसी भी तरह का पार्टिकल है उसमें भी क्या होता है? ड्यूल करेक्टर होता है. द वेव एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल, द वेव एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल, जिनको हम जनरली क्या कहते हैं? मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव. जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव. ठीक है. इसमें अब आगे एक डेरिवेशन देखिए. देखो, अब हमें डी ब्रोगली रिलेशन निकालना है. इसमें मैं बात कर लेता हूँ. सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो आई थी, उन्होंने क्या बताया था? लेकिन मैं केस कंसिडर कर रहा हूँ किसका? फोटोन का. किसका? फोटोन का केस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है. तो देखो, स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो E इजकल्स टू द एच न्यू. एनर्जी क्या थी? E इजकल्स टू द एच न्यू. ये अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो वेव करेक्टर की फॉर्म में कंसिडर की थी. किसमें? वेव करेक्टर की फॉर्म में. ठीक है. और इसमें ये जो E इजकल्स टू एच न्यू था वो किसके थ्रू था? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के थ्रू. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के थ्रू. ठीक है. अब सेकेंडली हम बात करें तो एनर्जी किसकी इक्वल होती है? एम सी स्क्वायर तो पहले ही पता है हमें, आइंस्टाइन ने दी थी. ठीक है. तो आइंस्टाइन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या कंसिडर किया गया था? पार्टिकल करेक्टर. क्या कंसिडर किया था? पार्टिकल करेक्टर.
तो आप ड्यूल करेक्टर की बात कर रहे हो तो ड्यूल करेक्टर में क्या हो गया, वेव करेक्टर भी आ गया और पार्टिकल करेक्टर भी आ गया। तो हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एच न्यू एम सी स्क्वायर, क्या आ जाएगा, एच न्यू इक्वल्स टू द एम सी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, न्यू क्या होती है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है सी बाय लैम्डा, क्या होता है, सी बाय लैम्डा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एम सी स्क्वायर, सी से क्या कैंसिल हो जाएगा, सी कैंसिल हो गया, तो एच बाई क्या आया, लैम्डा, और ये क्या आ गया हमारे पास, एम सी। फाइनली जो है लैम्डा हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा विल बी इक्वल टू द एच अपॉन में एम सी, क्या आ गया, एच अपॉन में एम सी। ठीक है, अब कुछ चीज़ों को हम लोग बात कर लेते कि भाई सी क्या है, एच क्या है, लैम्डा क्या है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर लेते। देखो तो हमारे पास जो यहाँ पर एम सी है ना, एम सी, ये तो है हमारे पास मोमेंटम, क्या है ये, मोमेंटम। एच हमारे पास क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, क्या है ये, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, और लैम्डा क्या है हमारे पास, वेव लेंथ, क्या है ये, वेव लेंथ। ठीक है, अब ये जो चीज़ हमने ड्राइव की है, लैम्डा एच अपॉन में पी, लैम्डा क्या आया, एच अपॉन में पी। यहाँ तक एक बार देख लो, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, हमने ये ड्राइव कर दिया, ये डी ब्रोगली इक्वेशन है, लैम्डा जो है वो एच अपॉन में क्या होगा, पी होगा। अब इसको मैं फर्दर एक्सटेंड करके कुछ बातें बताऊंगा, तो देखिए, देखो तो हमारे पास डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में एम सी है। अब देखो क्या किया था डी ब्रोगली ने, एम एक्चुअल में मास ऑफ क्या है यहाँ पर, फोटोन है, लेकिन उन्होंने क्या माना, मास ऑफ फोटोन नहीं मानना, क्या मानना है, मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ मटेरियल पार्टिकल। तो एक एविडेंस की थी मास ऑफ मटेरियल पार्टिकल लेना है, लेकिन जो इज कर्स टू द एच न्यू हमने लिया था वो किसके लिए था, फोटोन के लिए था। तो एविडेंस क्या हुई, मास ऑफ मटेरियल पार्टिकल कंसिडर करना है। सी क्या ली गई थी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्या लिया गया था, वेलोसिटी ऑफ लाइट। बट यहाँ पर हमें क्या कंसिडर करना है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मतलब कि c का मीनिंग कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो डिराइव करके क्या फॉर्मूला बना, लैम्डा इज टू द एच अपॉन में m क्या है, मास ऑफ एनी मटेरियल पार्टिकल, और यहाँ पर मैं c की जगह लिख देता हूँ v इज द वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल। c तो फिक्स होता है, अगर c लिखेंगे c तो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸8। बट यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी ऑफ लाइट मेंशन नहीं करेंगे, वो डिपेंड करेगा क्या हमारे पास गिवन है, उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी पुट होगी। ठीक है, देखो ये हमारे पास फाइनल क्या है, डी ब्रोगली इक्वेशन। अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं किसके ऊपर, सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है इसका डी ब्रोगली इक्वेशंस का। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है। तो लैम्डा इज टू द एच अपॉन में एम वी। ठीक है, लैम्डा क्या हमारे पास, वेवलेंथ, इसको डी ब्रोगली वेवलेंथ भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और एम मास हो गया, वी क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका। तो सिग्निफिकेंस जो है, डी ब्रोगली इक्वेशन जनरली सभी पे अप्लाई होती है, वैसे तो देखा जाए तो जितने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट होते हैं सभी पे अप्लाई होगी, जैसे आपके पास बिगर पार्टिकल हो चाहे स्मॉलर वन पार्टिकल हो। बट जो सिग्निफिकेंस है ना, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो जनरली किसके ऊपर आएगा, माइक्रो पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, माइक्रो मतलब स्मॉल पार्टिकल के ऊपर। देखो कैसे, लैम्डा अगर हम यहाँ से बात करें ऊपर वाली इक्वेशन से, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। अगर मास इंक्रीज होगा तो लैम्डा क्या होगा, डिक्रीज, और लैम्डा अगर डिक्रीज होगा तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। इट मीन्स अगर कोई बिगर पार्टिकल है, तो बिगर पार्टिकल अगर आपके पास है तो लैम्डा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मतलब माइक्रो के लिए एप्लीकेबल होगा, लेकिन मैक्रो बड़े पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर मास हम लोग क्या ले लें, स्मॉल ले लें, स्मॉल लेते जाएंगे तो लैम्डा क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें इसका कोई डोमेस्टिक यूज़ नहीं है, कोई भी इस तरह का। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में जो स्मॉल मास है उनके ऊपर अप्लाई होगा। जैसे मैं बात कर लेता हूँ, जैसे मान लो हम लोग यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन का मास रखें, किसका मास रखें, इलेक्ट्रॉन का,
तो मास अगर बिल्कुल बहुत स्मॉल है ना, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31। तो अगर इतना मास है तो डेफिनेटली लैम्डा क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। बट हम लोग ले लें मास ऑफ ए बॉल, तो मास अगर हम बॉल का ले लेते हैं 100 ग्राम होगा मान लो, ठीक है। 100 ग्राम अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास लैम्डा बहुत कम आएगा। तो लैम्डा को अगर इंक्रीज़ करना है तो मास को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़। तो मास उसका लेना है जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का हम लोग ले सकते हैं मास, उससे क्या होगा कि लैम्डा एक अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो डी ब्रोगली का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है डोमेस्टिक या जो रेगुलर लाइफ की अगर हम बात करें डोमेस्टिक लेवल पे, ठीक है। और इसका जनरली यूज़ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की वेवलेंथ वगैरह को फाइंड आउट करने के लिए। देखो वेरिफिकेशन ऑफ ड्यूल करेक्टर के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, जो वेरिफिकेशन है वेव करेक्टर को लेकर, फिर हम लोग पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। क्योंकि ड्यूल करेक्टर के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो ड्यूल करेक्टर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वेव करेक्टर किस तरह से प्रूफ किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को देखिए, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया गया है। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग हुई, ठीक है, किसके ऊपर, निकेल क्रिस्टल लिए गए हैं, क्या है, निकेल क्रिस्टल। और निकेल क्रिस्टल लेने के बाद जब ये यहाँ पे एक फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या किया गया, फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या किया गया, ऑब्जर्व किया गया स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को और रिफ्लेक्टिव रेज को जो रिसीव हुई किसके ऊपर, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, और एक डिफ्रैक्शन पैटर्न तैयार हुआ। डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है आपको दिख रहे हैं, कंसेंट्रिक रिंग्स जो आपको दिखाई दे रही हैं इसके अंदर, ये जो रिंग्स हैं ये एक डिफ्रैक्शन पैटर्न जनरेट हो रहा है यहाँ पर। तो सेम जैसे अब इलेक्ट्रॉन्स को इंसिडेंट किया और इलेक्ट्रॉन को डिफ्रैक्शन पैटर्न पे ऑब्जर्व किया, सिमिलर एक्सपेरिमेंट किस पे किया, एक्सरे के ऊपर, किसके ऊपर, एक्सरे पे। तो वहाँ पर भी डिफ्रैक्शन पैटर्न लगभग क्या बना, सेम बना। तो जो एक्सरे है, एक्सरेज क्या होती है, वेव करेक्टर रखती हैं। तो ये कंसिडर किया गया कि इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करते हैं, वेव करेक्टर रखते हैं, क्या रखते हैं, वेव करेक्टर। तो यहाँ से प्रूफ हुआ था जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या रखते हैं, वेव करेक्टर। बाय व्हाट, यहाँ पर जो डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व किया गया है उसी की हेल्प से ये बात प्रूफ हुई थी, ठीक है। और इसमें एक बात और डिस्कस कर लेते हैं, द वेवलेंथ डिटरमाइन फ्रॉम द डिफ्रैक्शन पैटर्न, जो डिफ्रैक्शन पैटर्न से वेवलेंथ डिटरमाइन की गई थी, दैट इज नियरली इक्वल टू द कैलकुलेटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है ना, लैम्डा इजकल्स टू द एच अपॉन में एम वी, ठीक है। यहाँ से जो वेवलेंथ गेट की गई थी और यहाँ से जो वेवलेंथ गेट की गई थी, ये दोनों वेवलेंथ नियरली क्या थी, सेम थी। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में डेविसन एंड जर्मर्स एक्सपेरिमेंट में 1927 में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया गया था निकेल क्रिस्टल के ऊपर और फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व किया। एक डिफ्रैक्शन पैटर्न जो बना वो कंसेंट्रिक सर्कल का बना और सेम जो एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन आई थी किस पे, एक्सरे के ऊपर। तो एक्सरे क्या है, वेव करेक्टर, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या रखेगा, वेव करेक्टर। तो यहाँ से प्रूफ हुआ था। एक एक्सपेरिमेंट हम लोग और भी कर लेते हैं जो किसने दिया था, थॉमसन एक्सपेरिमेंट, इसका नाम है जीपी थॉमसन, 1928 में, ये 1927 में आया था, अब 1928 की बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है फॉर द कंफर्मेशन ऑफ वेव करेक्टर, इसमें बात करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं इसके अंदर हमारे पास जो गिवन है उसको देखिए, डिफ्रैक्शन ऑफ बीम बाय थिन गोल्ड फॉइल। बस क्या किया था, निकेल की जगह क्या ले लिया, थिन गोल्ड फॉइल। और किसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जीपी थॉमसन ने, जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट इन 1928। तो यहाँ पर क्या किया गया, देखो फ्रॉम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बीम, और ये स्लिट है, स्लिट जो मोनोक्रोमेटिक में चेंज करेगी, ठीक है। और यहाँ पर थिन फॉइल के ऊपर स्ट्राइकिंग हुई, स्ट्राइकिंग होते ही ये क्या हमारे पास प्लेट है जो ऑब्जर्व करेगी, फोटोग्राफिक प्लेट। बस कंडीशन ये है कि जो फोटोग्राफिक प्लेट है और ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर, क्या है ये, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर हमें लेकर के चलना है। और यहाँ पर भी हमें क्या ऑब्जर्व हुआ, डिफ्रैक्शन पैटर्न, क्या ऑब्जर्व हुआ, डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो ये अगेन कंफर्मेशन हो गई किसके लिए, कि इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द वेव करेक्टर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ पार्टिकल करेक्टर के ऊपर। देखिए अब हम लोग बात करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ पार्टिकल करेक्टर के बारे में। हम वेव करेक्टर को ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। देखिए
सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी की थी, तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी के अंदर क्या था, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रे स्ट्राइक कर रही थी किसके ऊपर, फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर। तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर कौन सा मटेरियल होता है, जिंक सल्फाइड का मटेरियल होता है। और जब जिंक सल्फाइड के मटेरियल पे वो जो रेज है जा करके टकराएंगे, टकराते ही क्या होगा, एक ग्लो करेगा, नोन एज सिंटिलेशन, नोन एज सिंटिलेशन। ठीक है, इज प्रोड्यूस, मतलब ग्लो करना ही सिंटिलेशन होता है। ठीक है, इट मस्ट बी लोकलाइज। अब वो क्या हुआ, जैसे ही टकराने के बाद क्या हो गया, लोकलाइज हो गया। लोकलाइज का मतलब एक जगह पे फिक्स हो गया। ठीक है, इट मस्ट बी लोकलाइज एंड नॉट स्प्रेड आउट ऑन द स्क्रीन, मतलब कि पूरी स्क्रीन पे जो स्प्रेड नहीं हुआ, बट लोकलाइज करेक्टर हैविंग बाय द पार्टिकल। जो लोकलाइज करेक्टर है वो किसको इंडिकेट करता है, पार्टिकल नेचर को। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था, E/m रेशियो निकाला था, और मिलिकन ने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकाला था। कोई ना कोई पार्टिकल है जब भी तो देखो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी किसका पार्टिसिपेशन है, पार्टिकल नेचर का। किसका, पार्टिकल नेचर का। दोनों के अंदर यही बात है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में जनरली क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के अंदर जैसे कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब हो गई, तो एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा, वो वहाँ पर ऑसिलेशन करेगा पार्टिकल का, ऑसिलेशन से फ्रीक्वेंसी में चेंजमेंट आता है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो क्या होगा, एक फोटोन ऑफ लाइट आएगा, लाइट आने पे टकराती है, तो जहाँ पर भी कोई भी चीज़ स्ट्राइक कर रही है एक तरह से और उसकी मूवमेंट होगी, तो मूवमेंट पे वो क्या होगा, पार्टिकल करेक्टर होगा। क्या होगा, पार्टिकल। तो ये 3 बेसिक करेक्टर हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस करेक्टर के होते हैं, पार्टिकल। तो हम लोगों ने प्रूफ किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है हैविंग ड्यूल करेक्टर, फर्स्ट बाय वेरिफिकेशन ऑफ वेव करेक्टर, सेकंड बाय वेरिफिकेशन ऑफ पार्टिकल करेक्टर। नेक्स्ट देखिए, और इसका हम कर देंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, v किसके इक्वल आ गया था हमारे पास, 2ev/m आ गया था हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर लैम्डा विल बी इक्वल्स टू द h/mv। ठीक है, ये वेवलेंथ है, तो इस v की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये तो पोटेंशियल है। h क्या आ गया हमारे पास, m, और 2ev/m में क्या आ गया, m। अब m अगर अंदर ले जाते हैं तो यहाँ से m हटा दो तो क्या हो जाएगा, अंदर m² हो जाएगा, ये m से m क्या हो गया, कैंसिल। तो h क्या आ गया, 2ev/m, रूट ऑफ क्या आ जाएगा, 2ev/m। तो लैम्डा का ये रिलेशन आ गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर वोल्टेज अलग रखते हैं और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख देते हैं, जो हमारे पास चार्ज की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 10⁻⁻19, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम पुट कर देते हैं 9.1 × 10⁻31, और h की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, प्लैंक कांस्टेंट है ये, 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो लैम्डा हमारे पास क्या आ जाएगा, एक रिलेशन बन जाएगा यहाँ पे 226 10⁻⁻9 और अपॉन में √v। v क्या है हमारे पास यहाँ पर, वोल्टेज। ये क्या है हमारे पास, वोल्टेज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, अब एंगुलर मोमेंटम हम लोग निकालेंगे बाय यूजिंग डी ब्रोगली इक्वेशंस। तो कैसे होगा, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि जो बोर के जो पोस्टुलेट थे, बोर के क्या पोस्टुलेट थे कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व आउट करेंगे, बट डी ब्रोगली ने क्या बोला कि पार्टिकल नेचर के साथ साथ वो वेव नेचर भी होगा। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकाला कि जो हमारे पास सरकमफेरेंस है ना, सरकमफेरेंस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, n लैम्डा। किसके इक्वल होगा, 2πr इक्वल्स टू द n लैम्डा। लैम्डा हमारे पास क्या है, वेवलेंथ है, n क्या है, एनी इंटीजर है हमारे पास। ठीक है, अब देखो, वी ऑलरेडी नो लैम्डा इक्वल्स टू द h/mv अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, अब क्या पुट करेंगे यहाँ पर, देखो 2πrn, और लैम्डा क्या हमारे पास, h/mv आ गया यहाँ से। ठीक है, तो फाइनली mv और ये क्या हो गया, r, तो mvr कर दें, और ये nh/n में क्या आ जाएगा, 2π, nh/n में क्या आ गया, 2π। तो हमारे पास ये क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम। क्या निकाल लिया हम लोगों ने, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे डी ब्रोगली के। थैंक यू ऑल।